एक बार फिर तो ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। गौरव शुक्ला मैं है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਓਪੀ ਧਨਖੜ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਧਨਖੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਨਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛੋ। ਧਨਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ, ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ 15-18 पेज आ जाएंगे। जिवें ਅਸੀਂ किसी बैंक ਦੇ ਵਿੱਚ अकाउंट खुलवाना होता है, 15 जगह पे टिक मार्क लगा देते हैं वो कि यहाँ साइन कर दीजिए। आपको लगता है कि जो 5 एकड़ वाला किसान है, जो गांव में बैठा हुआ किसान है, वो एग्रीमेंट को, वो 15 पन्नों के एग्रीमेंट को पढ़ पाएगा? और अगर कल को कोई विवाद होता है तो जो स्पॉन्सर है उसके पास बड़े बड़े उसके वकील होंगे या फिर ऐसी चीजों को समझने वाले लीगल एक्सपर्ट्स होंगे, तो वो किसान क्या करेगा? एग्रीमेंट को लेकर ये बहुत बड़ा अंदेशा है कि एग्रीमेंट तो हमने कर लिया, बहुत दस्तावेजों के ऊपर साइन कर दिए, लेकिन किसान उसको समझेगा कैसे? कैसे इस पूरी स्थिति से वो निकल पाएगा? गौरव जी, इस सारे में ये इसी बात को ध्यान में रख के उसको सुरक्षित करने के लिए सारे कानून बनाए गए हैं। इसमें पहली बात यह है कि उस सारे विषय की ई रजिस्ट्री होगी जिसकी सरकार के पास भी कॉपी रहेगी। और दूसरी बात यह है कि जिसकी मैंने पहले से चर्चा की थी, वो क्या क्या नहीं कर सकता। पहली बात यह है कि कोई भी कितने ही पैसे दे दे, वो उसकी ज़मीन नहीं ले सकता। चाहे मेरी ज़मीन की कीमत जो है कोई भी हो, मुझे कोई 10 करोड़ रुपए भी दे जाए तो वो मेरी ज़मीन नहीं ले सकता। ये उसके कानून में लिखा गया है। दूसरी बात, अगर मुझे ज़्यादा पैसे भी उसने दे दिए तो वो मुझसे बंधुआ खेती नहीं करा सकता। तीसरी बात यह है कि अगर किसी कारण से मैं उसकी इस बात में फेल होता हूँ, जो मैंने उसकी आपूर्ति करनी थी, तो मेरे से वो केवल कॉस्ट ले सकता है। और कॉस्ट भी पर एकड़ की सरकार आकलन करती है कि क्या लागत किस फसल पे आती है। ऐसा नहीं है कि कोई अनलिमिटेड कॉस्ट बता देगा, और उसको देना पड़ा तो 1.5 गुना देना पड़ेगा। इसलिए, और ये जो आप बात कह रहे थे कि एसडीएम और डीसी पे क्यों ले गए हैं, अदालतों में बड़ा लंबा टाइम लगता है जी, वर्षों तक फैसले नहीं होते। एसडीएम और डीसी सरकार के भी प्रभाव में होते हैं, जल्दी फैसले करते हैं, और किसान जत्थेदारियों के प्रभाव में सरकारें भी होती हैं। इसलिए सारा सिस्टम, और फिर उसमें किसान प्रतिनिधि जोड़ने का प्रोविजन भी है, और उसमें व्यापारी के प्रतिनिधि जोड़ने का प्रोविजन भी है, उपभोक्ता फोरम की तरह से काम करने का प्रोविजन है। तो उस नाते से सब तरह से, जैसे किसान को, फिर ये झूठ बोल रहे हैं कुछ लोग, 40 साल तक नहीं भैया, नहीं बचेगा ना। देखिए, आज की डेट अदालतों में समय लगता है, हम सबको पता है। हम कहते हैं कि अदालत में समय बहुत लगता है, लेकिन विकल्प रहता है कि आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, ऊपर की कोर्ट, सेशन कोर्ट चले जाइए, उसके बाद हाई कोर्ट चले जाइए। विकल्प रहता है सर हर किसी के पास कि आगे ऊपर की अदालत में हम अपील कर पाए। लेकिन यहां डीसी ने जो आदेश दे दिया, एसडीएम का जो फाइनल होगा फैसला, उसके ऊपर आप नहीं कहीं जा सकते। इसको लेकर भी कंफ्यूजन की स्थिति है। ऐसा नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ मामलों में भारत सरकार तक भी जा सकते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी तक। ऐसा नहीं है, अलग अलग मामलों में अलग अलग विषय है। कुछ मामले वहीं निपट जाएंगे। एसडीएम को भी 50,000 से 5 लाख तक का, और डीसी को भी 1 लाख से 10 लाख तक का उस पर जुर्माना करने का व्यापारी पे अधिकार दिया गया है। बहुत सशक्त तरीके से इन चीज़ों को बनाया गया है। और कुछ अगर ऐसे मामले हैं, ज़्यादा बड़े मामले हैं, तो ज्वाइंट सेक्रेटरी तक भी जा सकते हैं। अगर उसके जो प्लेटफार्म वगैरह के मामले में ऐसा नहीं है। पूरा किसान के हक को सोचते हुए सारी व्यवस्था बनाई गई है, पूरे विचारपूर्वक बनाई गई। फिर मैं एक बात और कहता हूं, अगर राज्य सरकारों ने अपने यहां लागू करना है, केंद्र सरकार ने भी इसके रूल बनाने हैं, तो उसके बारे में जो भी उनके बातें हैं, विधेयक तो एक बड़ी बड़ी मोटी गाइडलाइन होती है, वो अपने यहां, जैसे हमारी राज्य सरकार ने कहा कि हमें कृषि अदालत बना देंगे, तो उस नाते से वो अपने अपने यहां रूल बनाते समय बहुत सारी चीजों का प्रोविजन कर सकते हैं। मोटी मोटी विधेयक के आउटलाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए, रूल्स बनाने के। सवाल ले लें सर, कुछ सवाल ले लें जी, कुछ सवाल ले लें हम अपने दर्शकों के, किसानों के। ਸਾਡੇ ਨਾਲ अशोक यादव जुड़ रहे ने कुरुक्षेत्र तो, मैं उन्होंने रुख करांगा, पर उस तो पहला ਸਾਡੇ ਨਾਲ एक कॉलर ने सुखदेव कुरुक्षेत्र तो ही। सुखदेव जी, स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहते हैं? सानू आज तक नहीं मिलिया।
हेलो ਸੁਖਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਲੇਮ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕੱਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁरुक्षेत्र ਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ कोशिश करेंगे। अशोक यादव साढ़े नाल जुड़ रहे हैं। अशोक, क्या कुछ किसानों के दिलों में है, क्या अंदेशे हैं, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है इन बिलों को लेकर? कि आप एक तो शारीरिक दूरी जी, हमारे साथ एक किसान नेता खड़े हैं और हम इनसे ही पूछेंगे किसानों ने क्या फैसला लिया है, किसान बिल को लेकर क्या कह रहे हैं। आप हमें बताएंगे न्यूज़ 18 के माध्यम से क्या फैसले लिए गए हैं किसान। देखिए, आज पूरे भारतवर्ष के अंदर बंद का ऐलान किया गया था। भारतीय किसान यूनियन अन्य किसान संगठन इसमें खुलकर किसान समर्थन दे रहे हैं। व्यापारी बंद का भी असर दिखाई दे रहा है पूरे भारत के अंदर। और अगर अभी सरकार नहीं झुकी तो अनिश्चित काल जाम की ओर चलेंगे। किसान सड़कों के ऊपर बैठेंगे, जीटी रोड के ऊपर बैठेंगे और अनिश्चित काल जाम का आह्वान करेंगे। और मैं भारतीय किसान यूनियन के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि भाजपा सरकार किसानों के पक्ष में, अगर असली किसानों के पक्ष में होती तो ये 3 अध्यादेश सरकार नहीं लेकर गया थी। वो सरकार किसानों को बेचना चाहती है। जैसे भाई और बहनों, मैंने रेल बेची, मैंने बैंक बेचे, मैंने प्राइवेट स्कूल बेचे, प्राइवेट कॉलेज बेचे, हर एक चीज का निजीकरण किया। आज मैं किसानों का निजीकरण करूंगा, किसानों को जड़ से खत्म करने का काम करूंगा। इस मोदी ने पूरे देश को बेचने का काम किया, किसानों को अंधकार में डालने का काम किया। जी गौरव जी, आप सुन सकते हैं, जी, कह रहे हैं किसानों को बेचने का काम किया गया। और ये किसान अभी भी 4 बजे तक का हालांकि समय दिया गया था, किसान 4 बजे से ज्यादा का समय हो चुका है, सड़कों पर बैठे हैं और धरना इनका सुबह से लेकर अभी तक जारी है। शुक्रिया अशोक, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। मैं रुक करदा धनखड़ साहब ਦਾ लगातार ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े हुए हैं। धनखड़ साहब, 2 चीजें हैं। देखिए, एक तो जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनके किसानों का सवाल था, लेकिन जो एक कॉलर जुड़े, कॉलर का बेशक सवाल इस बिल के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है। वो कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते, जो एक इंश्योरेंस वाला पूरा फॉर्मूला लेके आई थी वो हमें क्लेम नहीं मिलता। सर देखिए, यही तो दिक्कत है ना, यही तो लोगों के अंदेशे हैं कि अधिकारी तो बात अभी नहीं सुन रहे कि अगर कल को विवाद हो गया और कल को ऑप्शन ही उनके पास डीसी के ऊपर जाने की ना रही तो क्या होगा? गौरव जी, ऐसा नहीं है, बात समझिए एक बार। अरे जब हम ये फसल बीमा लेके आए तो बहुत लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन आज किसी की व्यक्तिगत समस्या हो सकती है, लेकिन आज किसान इस फसल बीमा के पक्ष में है। 2600 करोड़ रुपया हरियाणा के किसानों को फसल बीमा का मुआवजा मिल चुका है। उनका कुल जो किस्त गई है वो 623 करोड़ है। तो उस नाते से उसको अपने 4 गुना से भी ज्यादा कंपनसेशन हरियाणा के किसानों को मिला है। सुखदेव की कोई व्यक्तिगत समस्या वहां रही है तो निश्चित रूप से मैं भी बात करूंगा वहां के डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर से, और उसके बाद डायरेक्टर एग्रीकल्चर भी उसको निपटाते हैं और ऊपर भी एक टेक्निकल कमेटी होती है। हर किसान का बिंदु इसमें से निपटाने की कोशिश करते हैं। मुझे तो इस बात की खुशी है, मेरे एक जिले में 235 करोड़ का मुआवजा कपास के किसान को मिला है, तो ये हमारे किसानों के लिए बहुत फायदेमंद रहा है। अब इसको किसी की व्यक्तिगत समस्या रह जाती है, हर जिले में 20, 30, 50, 100 किसानों की व्यक्तिगत समस्या कई बार खड़ी रह जाती है, उसको भी हमारे डीडीए और कंपनी मिलकर निपटाते हैं, और वहां नहीं निपटती तो हम स्टेट लेवल पर निपटाते हैं। तो निश्चित रूप से उसकी जो सुखदेव भाई की समस्या उसको निपटवाएंगे और उसका जो क्लेम है वो उसको मिलेगा। लेकिन ओवरऑल ये इसका फायदा हरियाणा किसानों को बहुत हुआ है। मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, कुल मिलाकर 5300 करोड़ रुपया हरियाणा के किसानों को पिछले 6 साल में कंपनसेशन गया है। पिछले कांग्रेस के राज में 850 करोड़ भी 10 साल में नहीं था। तो ये जो किसान को एक तरह से जोखिम फ्री किया है, ये बहुत बड़ा काम किया है हमारी सरकार ने यहाँ पर। और हरियाणा के किसान को 12,000 रुपया मुआवजा देते हैं प्रति एकड़, लेकिन पंजाब वाले 8,000 देते हैं, उनको भी 12 करना चाहिए। किसान, पंजाब का किसान भी साड़ा भरा है, भाई है, कैप्टन साहब ने बढ़ाना चाहिए इसको। ये बड़ी अच्छी गल नहीं है कि वहां मुआवजा कम दे रहे हो। ठीक है सर, एक सवाल है, मेरे एक दर्शक है हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, न्यूज़ 18 के दर्शक अमन सिद्धू, वो ये सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर एग्रीमेंट हो गया और एग्रीमेंट के बाद जब फसल के पैसे देने की बारी आई, लेकिन अगर जो खरीदार है वो खुद को दिवालिया घोषित कर दे और उसके हिसाब से ही किसान ने फसल
की बुआई की हो तो फिर वो क्या करेगा? और दूसरा उनका इसी में जुड़ा हुआ एक और सवाल है, वो कह रहे हैं कि किसान में कोई खरीदारी कर रहा है लेकिन वो खरीदार रहता तमिलनाडु में है और वो पैसे नहीं दे रहा, तो अब तमिलनाडु में उसकी प्रॉपर्टी है या नहीं है वो कैसे हम पता करेंगे? उसकी कुर्की होगी नहीं होगी उसकी प्रॉपर्टी की, हम कैसे पता करेंगे और कैसे पूरा प्रोसेस होगा? ऐसा है कि गौरव जी बहुत अच्छा सवाल है इस भाई का, और इसके सवाल की मैं प्रशंसा करता हूं। और हमने भी ये मुद्दा कृषि मंत्री जी को कहा है कि जो भी ई प्लेटफार्म है खरीद के, जो खरीदार मेरे सामने नहीं है, उसकी सारी जानकारी सरकार के पास होनी चाहिए, सरकार के ही प्लेटफार्म होने चाहिए, या सरकार की इतनी कड़ी निगरानी में होनी चाहिए कि किसान के साथ कोई इस प्रकार की धोखाधड़ी नहीं कर सके। इसलिए वो प्लेटफार्म उस प्रकार के अलाउ नहीं हो कि मनमाने प्लेटफार्म हो, वो सरकार के अपने प्लेटफार्म हो या सरकार की 100% निगरानी में हो, जिससे किसान के साथ इस प्रकार का कोई व्यवहार ना कर सके। दूसरा जो उसने कहा कि उस पर जो भी उसके आरोप जो उसने कहा है कि 1.5 गुना तक लेने का वो है, बाद के जुर्माने की भी है, सरकार उसको सुनिश्चित करेगी। अगर वो भागता है तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी है उसमें से उसको दिलवाया जाए, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी। और इसीलिए कानून लेकर आए हैं, ये पहले भी होता रहा है, लेकर भाग जाते थे व्यापारी, तो उसको ही सुनिश्चित करने के लिए कानून लेकर आए हैं कि सरकार इस प्रकार की व्यवस्था बनाए कि मेरा किसान भाई किस प्रकार से ऐसे काम उसमें होता है तो सुरक्षित हो जाए। दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जिक्र आया इसके कारण से कि कैसे अंतर पड़ेगा। किसान जो है 100 किसान मिलकर 1.5 एकड़ वाले 150 एकड़ के हो जाएंगे, 1000 मिलकर एफपीओ बनाते हैं तो 1500 एकड़ हो जाएगा, और बहुत सारी चीजें वो दूर तक के बाजारों में अपनी पहुंचा सकते हैं। आज भी आप टेलीफोन करेंगे अपने दूरदर्शन के केंद्र से तो 10 रुपए से ज्यादा का हमारा ये हरा जो है नारियल नहीं बिकता जिसका हम पानी पीते हैं, और यहाँ चंडीगढ़ में 40 रुपए का मिलता है, दिल्ली में 40 रुपए का मिलता है। अगर 1000 केरल और तमिलनाडु का किसान मिलकर उसको यहाँ तक सप्लाई करता है, 60 का हो गया, तो वो उसको उसमें काफी पैसा कमा सकता है। जब मैं एक बार केरल के टूर पे था किसान मोर्चा के अध्यक्ष के नाते से, तो वहाँ इलायची 400 रुपए थी और मैंने हरियाणा फोन किया तो 1200 रुपए थी। अगर उससे भी बीच में भी जाके उसको रेट मिलता है तो काफी बेनिफिट इसमें से मिलेंगे डायरेक्ट मार्केटिंग के। और मुझे पता है अभी थोड़े किसान करेंगे, ज्यादा नहीं करने वाले, एफपीओज करेंगे, प्रोग्रेसिव फार्मर्स करेंगे, ये उन्हीं के लिए लेके आए हैं। बाकी लोगों को इससे परेशान नहीं होना चाहिए, पुराना सिस्टम जो का त्यों जारी रहेगा। ठीक है जाखड़, माफी चाहूंगा धनखड़ साहब, 3-4 सवाल हैं, एक रैपिड फायर की तरह मैं सवाल पूछूंगा, छोटे छोटे उनके अगर जवाब दे पाए ताकि समय हमारे पास अब बहुत कम है। पहला सवाल ये कि किसानों के धरने प्रदर्शन को देखते हुए, विपक्षी पार्टियों के प्रोटेस्ट को देखते हुए, क्या केंद्र सरकार एक बार फिर से विचार करेगी इन बिल्स के ऊपर या फिर नहीं? स्पष्ट शब्दों में थोड़ा बताइएगा, एमएसपी और खरीद को लेकर क्या मेंशन किया जाएगा बिल के अंदर या नहीं सोच रही है केंद्र की सरकार? पहली बात यह है कि ये जो बिल लेकर आए हैं ये उन किसानों के पक्ष में जो डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहते हैं। इनडायरेक्ट मार्केटिंग का सिस्टम जो का तो जारी रहेगा, इसलिए ये उन किसानों के हित में है। पहला उत्तर मेरा ये है। दूसरा ये है उत्तर है कि जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है और फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट है, उसके किसी कानून को छेड़ा नहीं गया है। खरीद ऐसी ही होगी, एमएसपी ऐसा ही रहेगा और वैसे ही सरकारी खरीद चलेगी मंडियों में जैसे पहले चलती रही है। जी चलिए, एक और हमारे साथ दर्शक हैं, उसके बाद मैं आपके पास सवाल और लेकर आऊंगा। साढ़े नाल इस समय दर्शक ने कृपाल सिंह जी। कृपाल जी स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ, कित्थों बोल रहे हो, की सवाल है ਤੁਹਾਡਾ? सर मैं कृपाल सिंह डेरा बाबा नानक विलेज धरोवाली तो। जी जी हाँ जी सर, ये बार बार कही जाते आ भी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ नहीं आ सर, जे किसान ही नहीं चाहते भी ये ਜਿਹੜਾ कानून ਇਹਨਾਂ पास किया लागू होवे, ये क्यों कहन दे भी लागू करना, ये ना करना लागू। ठीक है कृपाल जी, धन्यवाद ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ, सवाल ਦੇ ਲਈ। धनखड़ साहब मैं फिर आपके पास आ रहा हूं। एक सवाल ये भी है कि किसानों को संतुष्ट करने के लिए केंद्र की सरकार कोई प्लान लेकर आ रही है? देखिए बार बार किसान यही फोन लाइन पर बोल रहे हैं कि हमें नहीं जरूरत, आप क्यों हमारे ऊपर थोप रहे हैं, जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम पूरे देश के किसान के, एक तो अक्टूबर में खरीद होती है खरीफ की फसलों की, वो खरीद होएगी तो अपने आप तसल्ली हो जाएगी। दूसरा ये है कि हम हर किसान के घर तक जाने वाले हैं।
हमने अपना लीफलेट छपवा लिया है, हर किसान के घर तक जाएंगे और बता के आएंगे कि इनके क्या फायदे हैं और तुम्हारा पुराना सिस्टम जो का तो जारी रहेगा। और तीसरी बात, मंडियों में भी हमने बीजेपी के नेताओं की ड्यूटी लगाई है कि खड़े होकर खरीद कराओ और किसानों को तसल्ली कराओ कि ऐसे ही खरीद जारी रहेगी। हम इस पर चारों तरफ से काम करेंगे, लोगों के पास भी जाएंगे, आप जैसे मीडिया के माध्यम से भी बताएंगे, मंडियों में जाके खड़े होंगे, तो जिस तरह का जितना जो वातावरण बनाया गया है संशय का, इस संशय के वातावरण को दूर करेंगे और किसान भाइयों की तसल्ली करेंगे कि ये सारा का सारा सिस्टम एक थोड़े से किसान जो डायरेक्ट मार्केटिंग करने वाले हैं उनके पक्ष में है। पुराना सिस्टम एमएसपी का, खरीद का और मार्केटिंग बोर्ड जो के तो काम करेंगे, विकास के काम जो के तो जारी रहेंगे। सारा आपका झुन्ना बिकेगा, खरीदा जाएगा, आपका बाजरा खरीदा जाएगा। हरियाणा में तो एक एक दाना हम खरीदेंगे। हाँ, कांग्रेस का झूठ नहीं बिकेगा, ये मैं जरूर बताता हूं। धनखड़ साहब, और आपके माध्यम से मैं भारत भूषण किसानों भारत भूषण जी आप कंप्लीट कर गौरव जी, आपके माध्यम से मैं फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर भारत भूषण जी को भी मैं ये संदेश स्नेहा देना चाहता हूं, या पंजाब के किसानों को विनती करना चाहता हूं, पूछ ले मैं बारदाना ले लिया कि नहीं ले लिया, क्रेडिट लिमिट अपनी खड़ी कर ली कि नहीं कर ली, खरीद की तैयारी नहीं कर ली कि नहीं कर ली, कि झंडे लेके घूमते रह जाएं। इसलिए खरीद की तैयारी करें, खरीद सिर पे आ गई है 1 अक्टूबर से। ठीक है सर, मैं आपके पास वापिस आ रहा हूं। एक बार फिर से रुक करते हैं, मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं, नाभा ਦਾ रुख करेंगे। नाभा तो ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ जुड़ रहे ने रोहित गौड़। रोहित, नाभा ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਨਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ। बिल्कुल गौरव, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਵਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ? ਮੇਨ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਓਪੀ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਮਐਸਪੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੀਆਰ 26 ਹੈ 1925-30 ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੇਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ 11-1200 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ 1850 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 650 ਰੁਪਏ ਕੁਆਟਲ ਵਿਕੀ ਹੈ, ਆ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 850 ਰੁਪਏ ਕੁਆਟਲ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 50% ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਲਟਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਹ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਚੌਥਾ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਲੋਕ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋਪਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਨया ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਰੋਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਦਸ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਨਖੜ ਸਾਹਿਬ, आपका रिएक्शन इसके ऊपर चाहूंगा। उम्मीद है आप तक आवाज पहुंची होगी किसान नेताओं की जो सवाल वो पूछना चाहते हैं। जी। नहीं, पहली बात तो मेरे पहला जवाब यही है कि खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी और 1 अक्टूबर से वहां अपना बेचें। उससे पहले ले जाएंगे तो सरकारी खरीद नहीं है, दाम कम हो सकते हैं। जब एक सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी तो किसान भाइयों ने मेरी विनती है, सरकारी खरीद के समय ले जाएं, सरकारी खरीद में अपना माल बेचें, पूरे दाम मिलेंगे। झुन्ने की बात, धान की बात, जो पीआर 26 की बात कर रहे थे। दूसरी जो मक्का की बात है, तो मैं किसान भाइयों को इस बारे में जागरूक करना चाहता हूं कि खरीद के 3 प्रकार हैं अभी। एक खरीद होती है राशन की दुकानों के लिए, जिसमें गेहूं और धान की होती है, वो भारत सरकार करती है, एफसीआई करती है, और राज्य सरकारें की एजेंसियां खरीद करके एफसीआई को अपना धान और गेहूं देती हैं।
दूसरी जो खरीद होती है वो दलहन और तिलहन की होती है, और वो पीएसएस स्कीम की तहत होती है, जिसमें 25 से 50% तक पैसा केंद्र सरकार देती है और राज्य सरकार अपना वो खरीद कराती है। जितनी मात्रा खरीदनी हो, 100% खरीदनी हो तो बाकी पैसा राज्य सरकार देती है। तीसरी खरीद है मोटे अनाजों की, वो राज्य सरकार ही करती है, तो मक्का की खरीद करने का दायित्व तो राज्य सरकार का है, उसको करनी चाहिए। जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट की बात है, खुद स्वामीनाथन साहब ने कहा है कि इस रिपोर्ट को बीजेपी सरकारों ने बहुत अच्छा इंप्लीमेंट किया है। केंद्र सरकार ने 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम दिए हैं। और गौरव जी, मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये डायरेक्ट मार्केटिंग का सुझाव जो ये अध्यादेश आए थे, जो अब बिल बन गए हैं, ये स्वामीनाथन साहब का ही है, उन्हीं की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। वही ये कहते थे कि जो किसान भाई 6 महीने मेहनत करके कमाता है, बिचौलिया उसको 6 दिन में कमा लेता है, इसलिए वो 6 दिन वाला 6 महीने वाला दोनों उसको मिले। इस विधेयक की भूमिका में भी यही लिखा गया है कि 40% आमदनी बढ़ जाती है डायरेक्ट मार्केटिंग से। तो वही स्वामीनाथन साहब की जो रिपोर्ट है उसी में से इनको लागू कर रहे हैं। जी शुक्रिया धनखड़ साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने तफसील से अपने पॉइंट्स रखे हैं, लेकिन किसान किस तरह से संतुष्ट होंगे उनको स्पष्टीकरण तो आप दे रहे हैं लगातार, ये भी एक देखने वाली बात होगी। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़न दे लई। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਅੱਗੇ ਸਟੈਂਡ ਲਏਗਾ। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई। इस पूरी गलबात दे लई असीं कोशिश कीती है इस पूरे प्रोग्राम दे जरिए कि किसानां नूं सिद्धा जोड़िया जावे बीजेपी दे आगूआं दे तक, ताकि जिहड़े तुहाडे खर्चे ने, तुहाडे सवाल ने, वो सरकार तक पहुंचण। सीधे सवाल ते सीधे जवाब लैण दी असीं कोशिश कीती है। उम्मीद करांगे कि सरकार इह धरने प्रदर्शनां नूं भी ध्यान दे विच रखदे होए अगे कोई कदम चुकेगी। एक छोटे जिहे वक्फे दे लई रुक रहे हां, खबरां दा सिलसिला अगे भी न्यूज़ 18 दे उत्ते जारी रहेगा।